शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर की वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, गए दिनों में अर्थात अपने पिछले लेक्चर में जो पिछला व्याख्यान था, प्रथम व्याख्यान में हम देख रहे थे ये क्लास 11 की वितान पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो द्वितीय अध्याय है राजस्थान की रजत बूंदें, जो अनुपम मिश्र द्वारा लिखित है, का द्वितीय व्याख्यान देखेंगे। पेज नंबर 12 का फर्स्ट पैराग्राफ आज हम देखेंगे। गए दिनों में हमने देखा था, अर्थात प्रथम व्याख्यान में हमने देखा था कि लेखक कहता है कि कहीं कहीं मिट्टियों की भिन्नता देखने को मिलती है और जहाँ लगाव होता है वहीं बिखराव भी होता है। तो जैसे काली मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, तो जो हमारे अपने परिवेश में देखें तो जो ताल खाल की मिट्टियाँ होती हैं, कचैता मिट्टी जिसको अपने गांवी परिवेश में बोलते हैं, तो वो मिट्टियों में जब आकर्षण अर्थात जब गीलापन होता है तब उसमें एक सतहें दोनों सतहें बहुत अच्छी तरह मिली होती हैं। कभी ऐसा कि उनमें कभी विच्छेद होगा, उनको कभी किसी को देखने से अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जैसे जेठ की तपन अर्थात अप्रैल मई के मंथ आते हैं तो जब उन तपन होती है तब वो अपने अस्तित्व को छोड़ कर करके और दरारें उसमें फट जाती हैं। वो मोटी मोटी दरारें छोटे छोटे पार्ट्स में वो बढ़ जाते हैं और सूर्य का वाष्प उसमें नीचे तक चला जाता है उन दरारों से, इसलिए वो अस्तित्व विहीन हो जाती हैं जो लेखक की दृष्टि से कि उसमें गर्मी अंदर। लेकिन बालू के जो कण होते हैं वे बहुत सूक्ष्म होते हैं और एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे करके सारे आपस में जुड़े होते हैं। और इस जुड़ने के कारण ही कभी इस तरह की भिन्नताएं देखने को मिलती है कि वो लेकर के गए होते हैं। फिर कहता है पेज नंबर 12 देखेंगे। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। कि उस दरारों का सबसे बड़ा रीजन देखने को मिलता है कि जो संचित अर्थात जो एकत्रित गर्मी रहती है, जो उनमें नमी रहती है, वो वाष्प अर्थात गर्मी पड़ते ही वो वाष्प बन कर करके उस हवा धूप के कणों के साथ वो अंदर सतहों तक जाता है और उनसे फिर वापस खींच लेता है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कणकण समान रूप से बिखरे रहते हैं, लेकिन मरुभूमि में ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ बिखराव में ही उनकी संगठन की शक्ति मजबूत है। हर एक कण अपने आप से अलग रहते हैं लेकिन रहते सबसे पास हैं और कभी इन तरह की दरारें उनमें नहीं फटती है। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती है। कहता है जब पानी गिरता है तो पानी ऊपर से गिरने के बाद एक चीज देखने को मिलती है कि कुछ नीचे हिस्से तक कण आपस में हट जाते हैं। थोड़े उन भारीपन के कारण वो अपनी जगह छोड़ देते हैं लेकिन फिर पुनः अपने अस्तित्व में आ जाते हैं, इसलिए मरुभूमि में दरारें कभी नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है और ऊपर की अगर कुछ 1 फुट तक की दूरियों को, 1 फुट से कम ही की दूरियों को छोड़ दें तो नीचे नमी वो बालू के कणों में नमी बरकरार रहती है, क्योंकि उनमें चंद अर्थात 4-6 इंच तक ही ऊपर से सूर्य की गर्मी उनके अंदर तक भेद कर पाती है। उसके बाद उनमें भेद करना सूर्य के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वहीं से वो रिटर्न हो जाती है और ये नीचे उनकी जो तह होती है वे बराबर बरकरार रखते हैं अर्थात नमी बनी रहती है। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे जल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है और थोड़ा सा और नीचे जाने पर एक और पट्टी जो होती है वह इनका संरक्षण करती है, इनकी देखभाल करती है। असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है।
कहते हैं कि असंख्य, जो अनगिनत है, कई अरबों खरबों हाथ याद और सीमित उनकी संख्या है, ऐसे कण, छोटे छोटे कण आपस में एकत्रित होकर के बैठे रहते हैं, जिससे सूर्य को उनसे वाष्प या उनकी नमी को ऊपर खींच पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत न के बराबर। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समा कर नमी में बदल आ जाती है। कहते हैं कि एक सबसे बड़ा गुण देखने को मिलता है कि इस हिस्से में जो बारिश होती है वह अब वो उसी में समा कर करके नमी बरकरार रखती है, उन्हीं नमी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत से में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है, और इन रेत में अर्थात इन स्थानों पर कुएं का निर्माण हो जाता है। तब वो उनसे खाली जगहों में दूर दूर से अर्थात 10 मीटर के अपने चारों तरफ के एरिए से पानी रिस रिस करके एक एक बूंद आकर के उसमें एकत्रित होता है, और वो पानी जो आज के बिस्लेरी वाटर जो हैं, एक्वाफेना वगैरह वगैरह, जो ब्रांडेड कंपनियां, हिमालय के जो ऐसे बॉटल्स के पानी हम पीते हैं, इन बाटलों से भी कहीं बहुत सुंदर उनकी अपनी सुगंध और उनकी अपनी शुद्धता होती है। 100% शुद्ध होता है और बहुत ही स्वच्छ, साफ, सुंदर होता है, पीने में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम अमृत की भांति जल वहाँ से प्राप्त होता है। बूंद बूंद स्थिति और कुएं में पानी जमा होने लगता है, खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, और जहाँ खारा पानी, नमकीन पानी होता है, वहाँ उस सागर में कुएं के निर्माण से अर्थात वह इन वर्षा के जल को वह ऐसे रिस रिस कर करके, और जब 60-65 फीट नीचे जा कर के वह थोड़ी सी मात्रा में 1-2 बाल्टी, 3-4 बाल्टी के लगभग एकत्रित जब होता है 24 घंटे में, तब उसमें से वो अपने पीने के लिए प्रयोग कर पाते हैं। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। कहते हैं यहाँ से जो पानी उपलब्ध होता है वह 3 रूपों में बटा हुआ है। पहला है कि जो पानी वहाँ जाता है, अर्थात कुएं से जो पानी 3 रूपों में नहीं निकलता है, जो उसमें जाने का माध्यम है वो 3 रूपों का है। तो पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। पालर पानी उसे कहते हैं जो सीधे बारिश की बूंदें धरा पर गिरती है और धरती उसे अपने अंदर गर्भ में ले लेती है, संचित कर लेती है, वही रिस कर करके जो उस कुएं में जाता है वो पालर पानी होता है। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं मिलेगा। आदि जो शब्द होता है उसमें यानी अभी कुछ और आगे इसमें जुड़ा हुआ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है, और कहते हैं ये दूसरा जो है वो पाताल से, नीचे धरती की तह से निकाला जाता है। जो कुएं आदि के पानी होते हैं वे पाताल पानी होते हैं। और कहता है पालर पानी और पाताल पानी के बीच का जो तीसरा रूप है वो रेजाड़ी पानी है, अर्थात जो बारिश और कुएं के बीच का पाया जाने वाला पानी है वो रेजाड़ी पानी है। ये धरातल से नीचे उतरता लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजाड़ी पानी कहलाता है। जो खड़िया पत्थर का पहले दिन में अपने एक उल्लेख की खड़िया पत्थर पाया जाता है, वो उस सतह पे जाकर के रोक देता है, वो जो पानी होता है वो रेजाड़ी पानी होता है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग होता है। कहते हैं वर्षा की जो मात्रा नापी जाती है कि कितनी बारिश हुई है, तो हम अपने गंवई परिवेश में पानी को देख करके लगा लेते हैं। तो धरती हमारी समतल तो है नहीं, लेकिन हम अपने गंवई परिवेश में 1-2 फुट बारिश हुआ है, 3 फुट बारिश हुआ है, ऐसे ऐसे करके अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ रेजा शब्द का प्रयोग उसको मापने के लिए किया जाता है। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। और रेजा की खासियत ये होती है कि ऊपर कितना पानी हुई ये उसका मतलब नहीं होता है, कितना धरती में पानी समा चुका होता है और कितनी नमी बरकरार है, ये उसका अपनी विभिन्न चीज़ें बताने का कार्य करता है। मरुभूमि में पानी इतने गिरे कि 5 उंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 उंगुल रेजा कहते हैं। अर्थात इन मरुभूमियों में, अर्थात इन रेतीली भूमियों में अगर 5 उंगुल नीचे तक पानी नमी देखने को मिले तो ऐसा लगता है कि
रेजा पानी गिरा हुआ है। रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजाड़ी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताल पानी खारा है तो रेजाड़ी पानी भी उसमें मिलकर खारा ही हो जाता है, यह अस्तित्व विहीन हो जाता है। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। और लेखक कहता है कि ऐसे चीज़ों को, अर्थात इनको उसमें विलीन न हो और इसका अस्तित्व न खत्म हो और ये खारे पानी के रूप में न परिवर्तित हो, इसलिए एक जो वर्ग मानवों में पाया जाता है वह विशेष दक्षता रखता है, अर्थात हम समस्त मानवों में एक विशेष कौशल रखता है और वो कुएं निर्माण का कार्य करता है। अर्थात यह कला उसे बहुत ही विशेष बनाती है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चिजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। कहते हैं कि 4 से 5 हाथ का उसका संपूर्ण व्यास होता है, अर्थात जो कुएं होती है कुएं की भांति होती है और उसकी सारी लंबाई चौड़ाई जो होती है चारों तरफ से वह 4 से 5 हाथ का गोलनुमा बनाया जाता है और लगभग 30 से 60 हाथ के लगभग गहराई उसकी होती है। और चिजारों इसमें काम करते समय बड़ी सावधानी बरतते हैं और बड़ी ही कुशलता निपुणता से वो इसमें काम करते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। कहता है कि चेजो अर्थात जो वर्ग है वो चिनाई का कार्य श्रेष्ठतम काम जो होता है कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चिजारों के प्राण ले सकती है। कहता है वो अपनी किसी भी तरह की असावधानी नहीं बरतते हैं और जरा सा भी कहीं असावधानी हुई अर्थात तो जैसे कहीं असावधान हुए तुरंत उनकी जान के खतरा रहता है। तब ऊपर से मुट्ठी, फिर कहता है कि इसमें बड़ी सावधानी से चिजारों इसमें प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भस के धंसे नहीं। कहता है कई पार्ट्स में अर्थात बड़े कम एक दिन में काम हो पाते हैं और बड़े ही निपुणता के साथ वो इसमें काम करते हैं और कई के अर्थात कुछ 5-10 हाथ ही 1 फुट में एक दिन में खने जा सकते हैं और खनने के बाद उसके मिट्टी की जो खुदाई हुई रहती है उसको बाहर निकालते हैं। फिर आगे रोक कर करके अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भस के धंसे नहीं, अर्थात रस्सियों को चारों तरफ से बांध कर करके और ऊपर उसके दूर अर्थात जो समतल भूमि होती है वहाँ पे ला करके दूर खूंटे बांध दिए जाते हैं ताकि किसी के पैर रखने आदि से उसमें फिसलन न हो या मिट्टी उस तरह से फिसल के न गिरे। अभी आगे चल करके एक और उदाहरण आपको देंगे, एक और चीज़ से अवगत कराएंगे। विशेष खर पाया जाता है, इस खर की रस्सियाँ बरी जाती है और इतनी लंबी रस्सियाँ, बहुत लंबी लंबी रस्सियाँ जो 60-65 फीट नीचे तक जा सके और उसको कई नुमा खूंटे गाड़ गाड़ करके उसमें अंदर कीले दे करके और बांधने का कार्य किया जाता है और बहुत ही व्यवस्थित बांधा जाता है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ जाती है और जैसे जो चेलांजी वर्ग होता है अर्थात जो कुएं निर्माण करता होता है वह 20 से 25 हाथ तक नीचे जाता है तो उसमें उसे बहुत गर्मी महसूस होती है, अर्थात नीचे जो धरती की तपन रहती है वह जैसे थोड़ा सा होल पाती है बहुत दुगनी गति से हो जाती है और इनके शरीर में जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि आग लगी हो, बहुत तेज की गर्मी होती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मिट्टी भर भर के रेत नीचे से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत उड़ाने लगती है और पसीने में। और कहता है कि ऊपर जो मिट्टियों का ढेर रहता है अर्थात जो मलबा निकाला जाता है उसी रेत के टुकड़े को मुट्ठियों में ले कर करके और ऊपर उनके जो सहयोगी चेलांजी वर्ग होता है वह तेज गति से नीचे की तरफ मारता है। तो जो ऊपर की ताज़ी हवा होती है, ठंडी हवा होती है, वह नीचे वाष्प बन करके जाती है और नीचे की गर्म हवा को ऊपर आने देती है। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पर करने के बाद उनको विशेष राहत मिलती है। इसके बावजूद वो पसीने से पूरी तरह से तरबतर, जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह कहीं नदी या तालाबों में से नहा करके निकल रहे हों, ऐसा देखने से लगता है। नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है।
कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। कहता है कुछ कुछ स्थानों पर तो कुएं बनाने का सेम ऐसा पैटर्न है जैसे हमारे आपके यहाँ कल वल गढ़ते हुए आपने देखा होगा, बोरिंग आदि होते गांव खेतों में देखा होगा अपने गांव घरों में। तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जब वो कारीगर काम कर रहे होते हैं तो कहीं पूरी तरह से वो खोदने के बाद 60 65 70 80 फीट जाने के बाद उनको वहाँ पानी नहीं मिलता है, फिर वो दूसरा स्थान तलाशते हैं, तो फिर उसके अगल बगल दूसरे स्थान पे वो गड्ढा खोदते हैं, फिर उनको वहाँ से जल मिल जाता है। तो इस तरह की समस्या इसमें भी आती है कभी कभार, लेकिन अक्सर अर्थात 90% ऐसा 90% ऐसा देखने को मिलता है कि उनको कहीं जल का माप पहले से ही अर्थात भूमि के ऊपर पैर आदि हाथ रखने से, जैसे डॉक्टर हाथ की नड़ी आदि को पकड़ करके, नसों आदि को पकड़ करके, हाथ को पकड़ करके, सर पे हाथ रख करके वो हमारे व्याधि को, हमारे रोगों को पहचान लेता है कि हमें कौन सा विकार है, वैसे वो चेलांजी वर्ग उन मिट्टी के ऊपर हाथ आदि रख कर करके जल की सतह को पता कर लेते हैं। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप, कहता है कि पहले जो कुएं खोदी जाती है उसके साथ साथ खीप एक प्रकार की घास जो होती है जिसके रेशे से रस्सी बनाई जाती है, कि खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा अर्थात लंबा चौड़ा मोटा रस्सा बटने लगते हैं। जैसे गाँव में आपने देखा होगा गुर्रियाँ बनाई जाती है, गेहूँ आदि को बांधने के लिए, धान आदि को बांधने के लिए गुर्री बनाई जाती है, वैसी पुआल की वैसी मोटा रस्सियाँ अपने यहाँ पुआल चलता है, उनके यहाँ खीप एक तरह की विशेष घास होती है जो बड़ा मजबूत पाई जाती है और रस्से भरने के काम आती है, और जो तत्कालिक अर्थात जब उसमें नमी रहती है और उस समय के जो उसके रस्से होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। कहता है कि बाकी जो सहयोगी वर्ग होता है वो ऊपर करने लगता है। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं 10 हाथ गहरी हो जाती है। कहता है लगभग अनुमानता अगर काम किया जाए तो देखने को मिलता है कि पहले दिन की कुएं के निर्माण में 10 हाथ तक की खुदाई हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। कहता है कि इसके तह पर लगा करके, नीचे के स्थानों पर लगा कर करके और रस्से का एक गोला बना लिया जाता है, और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लकड़ियों एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है, कहते हैं दोनों छोर ऊपर रहता है और एक एक छोर ये आपस में बहुत सलीके से बैठाया जाता है ताकि कहीं किसी तरह से फिसलन आदि न हो सके। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से के पहले दिन जमा ही गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में फंसा दी जाती है। उसका आकार धीरे धीरे नीचे की तरफ जैसे जगह बनता जाता है, जैसे वो चेलांजी वर्ग नीचे ज़्यादा जाया करता है, वैसे वैसे उसको जो किले होती हैं चारों तरफ की दीवारों में वो निकाल करके नीचे की तरफ बढ़ते चलते चले जाते हैं। रस्सा नीचे की तरफ आता चला जाता है और छोर उसका ऊपर होता है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। वो कहता है कि इसको आपस में टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई आदि का कार्य भी कर लिया जाता है। फिर लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए था। कहता है एक घेरा बनता था तो लगभग उसमें 15 हाथ रस्से की जरूरत पड़ती थी। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। और कहता है कि लगभग 150 हाथ तक की रस्से उनको भरने पड़ते हैं। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। और कहता है एक कुएं के बनाने में लगभग 400 हाथ रस्से की खपत होती है। और इतना ज़्यादा मात्रा में जो नए लोग हैं, नई पीढ़ियाँ हैं, उनको देख करके समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खोदने का कार्य हो रहा है या फिर रस्सा भरने का कार्य हो रहा है। इतना मुश्किल काम और इतना चैलेंजिंग काम उनके लिए होता है। रस्सा बांधने पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है।
अतः इतनी अत्यधिक मात्रा में नए लोगों को तो समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ कोई खुदरई की रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खीप ही। कहता है कहीं कहीं इस तरह की समस्या आती है कि न तो ज़्यादा पत्थर ही मिलते हैं और न वो घास ही मिलती है। लेकिन रेजाड़ी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती है, लेकिन पानी की इस तरह की किल्लतें हैं। अगर रेजाड़ी पानी उस सतह पर उपलब्ध है तो वहाँ कुइयाँ बनाना इनके लिए आवश्यक हो जाता है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठे से की जाती है। कहते हैं ऐसी जगहों पे लकड़ी के लंबे लंबे लट्ठे जो होते हैं उनसे इनको चिनाई बना करके रस्से के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है और उससे किया जाता है। जैसे अरड़ी, वण, बाहवल या कूटब के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। तना या उनकी मोटी, जैसे अपने यहाँ प्रारंभिक दौर में लिपस्टिक होता है, सागौन होता है, पॉपुलर के पेड़ होते हैं, ऐसे जो लंबे लंबे पेड़ आपने देखा होगा जब अपने जन्म काल से अर्थात जब लगाए जाते हैं तब से 5 और 6 वर्ष के बीच के जो उनकी उम्र होती है, इस बीच जो उनका आकार होता है लंबा लंबा और पतले पतले मिलते हैं, ऐसे ही उसमें भी लगाए जाते हैं। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े कर दिए जाते हैं। फिर इस खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चक की रस्सी से भी काम लाते हैं। यह बधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सपड़ी भी कहते हैं। अर्थात इनको जो कुंडली का आकार होता है इसको सपड़ी की संज्ञा भी दी जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह रास्ते का निर्माण, पीछे खर रखा हुआ है, जो खीप जिस घास की हम चर्चा कर रहे हैं वो पीछे फिगर में दिखा रहा है। चित्र जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है वो पीछे की तरफ खीप रखी हुई है और एक व्यक्ति रस्से को नीचे की तरफ, दोनों छोर इसका ऊपर है और नीचे की तरफ डालने का कार्य कर रहा है। फिर कहता है कि नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। कहता है जो नीचे व्यक्ति होता है, जो चेलवांजी वर्ग के लोग होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको मिट्टी की बखूबी परख होती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चिजारों ऊपर आ जाते हैं। और कहता है जैसे खड़िया पट्टी की परत आती है, चिजारों वहाँ से मलबा निकाल करके साफ सुथरा कर करके और ऊपर चले आते हैं। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। और जैसे इस तरह का संयोग देखने को मिलता है तो यानी कुएं पूर्ण रूप से सफल हुई, अब उसमें पानी एकत्रित होने लगेगा और वो इस अवसर को उत्सव में परिणत कर देते हैं, जो वहाँ सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वाले का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है। कहते हैं कि जो प्राचीन लोग थे, जो पूर्वज लोग थे, जो पहले इसके महत्व को समझते थे, वह यहाँ काम जो कर रहे लोग थे उनको बड़ा विशेष मान सम्मान दिया जाता था। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। और जैसे लड़के की शादी विवाह के उत्सव होते हैं, मुंडनाथ के, उसके जन्मदिन आदि के उत्सव होते हैं, और भी हमारी खुशियों के जितने उत्सव होते हैं, अपने पर्व जैसे हम मनाते हैं, वैसे ही इसके पूर्ण होने पर विशेष तरीके का भोज का आयोजन किया जाता है और सब लोग आपस में खुशहाली व्यक्त करते हैं। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है और चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के 30 त्योहारों में, विवाह में, जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती है। कहता है इस वर्ग के जो काम करने वाले लोग हैं उनको बड़ा मान सम्मान दिया जाता था और साथ ही साथ भोज आदि का उचित प्रबंध किया जाता था। सब लोग कुछ पुरस्कार आदि देते थे और ऐसा ही नहीं कि उस दिन उनसे हमारा संबंध खत्म हो जाता। जैसे हमारे यहाँ अपने गंवई परिवेश में आपने देखा होगा कि हमारे अपने कुछ जजमान होते हैं, हमारे अपने पुरोहित होते हैं, हमारे अपने धोबी होते हैं, हमारे अपने नाऊ होते हैं, हमारे अपने पाहुन होते हैं। शादी विवाह में सारे लोग आते हैं और एकत्रित होते हैं, तो उनको भेंट स्वरूप हम जो कुछ भी पैसा, रुपए, कपड़ा लत्ता, अन्न पानी जो कुछ भी दे पाते हैं, ये देने की अपने अपने यहाँ परंपरा है। तो वहाँ भी ये लोग उस समय आते हैं और लोग उन्हें नेक भेंट करते हैं। कोई कुछ देता है, कोई कुछ, इनको कोई वस्त्र देता है, कोई रुपए पैसे देता है, कोई अन्न आदि देता है, कोई स्वर्ण के भेंट आदि देता है, विभिन्न तरह की चीज़ें दी जाती है।
और फसल आने पर खलिहान उनके नाम से अनाज का एक ढेर भी लगता है। जैसे आप अपने गांव में देखा होगा कि हमारे यहाँ एक गोसाई बाबा होते हैं, उनके लिए निकाला जाता है। काली बाबा, काली माँ हड्डी बाबा होते हैं, उनके लिए निकाला जाता है। शंकर जी के लिए निकाला जाता है। पुरोहित के लिए निकाला जाता है। और उस अन्न को इन सारे लोगों को देने के बाद फिर अब घर में ले जाया जाता है। तो ऐसी परंपरा वहाँ भी, इनको भी उस रूप में रखा जाता है और इनके लिए भी अनाज को निकालने की परंपरा है। अब सिर्फ मजदूर देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है, लेकिन जो नई पीढ़ियों के लोग हैं वह धीरे धीरे इनको सिर्फ इनकी दैनिक मजदूरी दे करके और काम करवा देते हैं और व्यवहार अपना ख़त्म कर लेते हैं। कई जगहों पर चेजारों के बदले समान गृहस्थ भी इस विशेष कला में कुशल बन जाते थे। कहता है कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि सामान्य जो लोग होते थे हमारे आप जैसे, वो अभी देख देख करके और ये सीख करके इसमें पारंगत हो जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मण और मेघवालों अब अनुसूचित जात के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मणों से सवर्ण, लेकिन वहाँ अब अनुसूचित जात के रूप में परिवर्तित के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी या पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। उस वर्ग के लोग जो हों, इतना साल पहले 100-200 बरस पहले वो लोग कुइयाँ खोदने का कार्य किए थे, वो अब 100 वर्ष अर्थात एक पीढ़ी चले जाने के बाद भी वह लोगों को पानी देने का कार्य कर रही हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। कहता है कि इतना पतला उसका जो मुख रखा जाता है, इसके पीछे भी बड़ा रीजन है, बड़ा कारण है, और 3 सबसे प्रमुख कारण है। तो पहला है कि रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती है। कि जो रेत अर्थात 10, 12, 15, 20 किलोमीटर के चारों तरफ रेंज में जो रेत में नमी होती है, उसमें से पानी का जो रिसाव होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। अर्थात तो उसकी लंबाई चौड़ाई जितना अत्यधिक होगी तो पानी जो होगा वह समतल अर्थात जो पृथ्वी का सतह होगा, नीचे जो सतह होगा वह समतल हो जाने की वजह से उसमें एकत्रित नहीं हो पाएगा और ऊपर लेने में उनको कम पानी, अर्थात जैसा आपने अभी सुना कि 2 ही 3 कंटेनर अर्थात उनके पास जो पात्र होता है पानी निकालने का, वो 2 ही 3 बाल्टी या कंटेनर पानी ले पाते हैं, तो वो उसमें से नहीं ले पाते हैं, उनके तल पर ही फैल करके रह जाएगा। और यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब के ऊपर से निकाल पाना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है और कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी प्रकार से किया जाता है। चड़स अर्थात चमड़े के थैले नुमा बनाया गया होता है। वहाँ राजस्थान में ऊँट के पीठ पे लोग इसको बांध करके उसमें पानी भरने का कार्य करते हैं, रखा जाता है, उसका कहता है। जैसे आपने देखा होगा अपने गंवई परिवेश में एक लुहार वर्ग होता है, तो लुहार वर्ग के आप कब गए होंगे तो उनके पास लोहे गरमाने के लिए जो कोयले आदि में हवा देने का कार्य करते हैं, चमड़े का बना एक भाती होता है, वैसे ही उनके पास इसका कार्य का होता है। कई जगहों पर कुएं से धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूब जाती है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। पर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। जैसे वह नीचे की तरफ जाता है वह चिपक जाता है और पानी में पूरी तरह से डूब जाता है और उसका मुख खुल जाता है। जब वो उसमें पानी भर जाता है, जैसे ऊपर उठता है, तब वो उसके जितने चिपके वाले हिस्से होते हैं सब पानी से पूरी तरह फैल जाते हैं और वो ढेर सारा पानी लेकर के ऊपर आ जाता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं। कहता है कि पिछले दौर में देखने को मिलता है कि ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली है, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की कहीं फटी ट्यूब से भी छोटी मोटी चड़स बनती है और जो ट्रकों के ट्यूब होते हैं वे भी बड़े मजबूत पाए जाते हैं। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है जहां ये उपलब्ध हो पाए हैं उनको, वो लोग इनके ट्यूब का
अपना वो पानी निकालने का पात्र बना लिए हैं और वह भी चलने में प्रयोग में आता है। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है और कहता है कि इतनी पर्याप्त मात्रा में वहाँ गर्मी पड़ती है कि उसकी लंबाई चौड़ाई का पतला होने के पीछे जो दूसरा कारण है, एक यह भी है कि तेज गर्मी से व्यास बड़ा होगा तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा और बड़ा व्यास पानी भाप बन करके उड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा उसको। अर्थात जितना चौड़ा उसका ऊपर का आकार होगा तो पानी की सतह नीचे फैली होगी, तब सूर्य की गर्मी वहाँ तक चली जाएगी और उसको वाष्प के रूप में ऊपर बहा लेगी। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी है। कहता है चूँकि पीने योग्य पानी कुएं देती है, अमृत जैसा जल देती है, बहुत मधुर मीठा शीतल जल देती है, तो इसको हमारे पीने के काम में आता है। तो इसको साफ स्वच्छ रखना बहुत, नहीं तो कोई जानवर अर्थात कोई जानवर कुछ गिरा दे या पक्षी ऊपर से बीट वगैरह कर दे या कोई और इस तरह की समस्याएं ना, इसलिए उसको ढकना बहुत आवश्यक होता है। तो छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। तीसरा इसका रीजन होता है, हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं घास की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जैसा आपने अपने गांवी परिवेश में टाटी या देखा होगा, इस टाटी की तरह उसको ढक दिया जाता है। जहां नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की हवा आवक जावक भी बढ़ गई है, वहां अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं और कहता है कई कई जगह इनको सुरक्षित रखने के लिए ताले लगाए जाते हैं और ताले ऊपर घिरनी पर जहाँ से पानी निकाला जाता है वहाँ लगाया जाता है। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की असुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। कहता है कि जो कुएं अगर बहुत ज़्यादा गहरी हो तो उसमें सुविधा हो जल निकालने के लिए, तो ऊपर कहता है घिरनी या चक्री लगा दी जाती है। यह गरेड़ी चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्रायः यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काट कर उसमें आर पार छेद कर बनाकर लगाई जाती है। कहता है ऐसा देखने को मिलता है कि दो फाक नुमा होता है, जैसे गुलेल आप चलाते होंगे और दो कन्ने नुमा दोनों छाद में गया होता है, उसको छेद करके लकड़ियों के ऐसे हिस्से को चुना जाता है और उस पर इसको बैठाने का कार्य किया जाता है। कि पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। उड़ाक और चरखी चरसी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं, वजन खींचने में तो वैसे सुविधा रहती है। अर्थात कहीं आपस में इनकी दोनों फलक में दोनों सतह में पानी खींचते समय टकराहट ना हो, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। और टकराहट होगी तो आधे से अधिक पानी गिर जाएगा तो काफ़ी नुकसान होगा, इससे उसका निर्माण करके सीधे पानी को ऊपर उठा लिया जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है। कहता है जो खड़िया पत्थर की परत होती है वो बड़ा भूभाग तक फैला होता है, इसलिए उस पर पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ मिल सकती है। और कहता है इस तरह का जो क्षेत्र होता है वह एक बड़े से मैदान में 5-10 बीघे के मैदान में 30-40 कुइयाँ आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं। इतनी कुइयाँ बन सकती हैं। कहते हैं कुइयाँ मिल जाती, घर की एक ही कुएं, हर घर की एक कुएं, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी कुएं मिली। जैसे आज हम अपने घरों में नल आदि रखते हैं, वैसे जो हैंडपम्प रखते हैं, कल गड़वाते हैं, ऐसे वहाँ पे कुएं निर्माण किया जाता है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विशेष ढंग से मिट जाती है। कहते हैं निजी और सार्वजनिक ढंग की जो बंटवारे हुए हैं, अर्थात संपत्ति का जो विभाजन करने वाली मोटी रेखा है, वह कुएं के मामले में बड़े विचित्र मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है, उसे बनाने और उसमें पानी लेने का हक उसका अपना हक है। कहता है इसके निर्माण करने वाले में और उसमें पानी लेने वाले जो लोग होते हैं उनका अपना स्वतः का हक होता है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वहाँ गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। और कहता है कि लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि कुएं ऐसे स्थानों पर बनती है कि जहाँ गांव और पूरे गांव की सार्वजनिक ज़मीनें हैं, उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इस नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा।
नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर कुएं का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों का ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर भी समाज नई कुएं के लिए अपनी स्वीकृति देता है और कहता है जैसे मुखिया की परंपरा अपने गांवी परिवेश में है तो इनकी अनुमति आवश्यक होती है, ऐसे ही कुएं निर्माण के पीछे जो गांव समाज होता है जिसको सरपंच बोला जाता है, उस गांव के 5-10 व्यक्तियों का एक समूह आपस में बैठता है, चर्चा करता है उस पर, अगर उससे अनुमति मिलती है तो ही कुएं निर्माण संभव हो पाता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चीप परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुएं। आपने हर दिन एक सोने के अंडे की जो कहानी सुनी है कि एक बुढ़िया के पास एक मुर्गी हुआ करती थी, वो रोज सोने के अंडे देती थी। एक दिन बुढ़िया के मन में लालच आया कि एक ही दिन क्यों ना मैं ढेर सारा सोना पा जाऊं, तो वो उसको काट देती है, उसका पेट फाड़ देती है और देखती है कितने अंडे हैं, तो उसमें उसको कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही अगर एक दिन हमारी उसमें ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम उससे कुछ नहीं पाएंगे। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्रायः पूरा गांव दो धूली बेला में कुइयों पर आता है। जो संध्या का समय होता है उस समय सारे गांव के लोग कुइयों पर एकत्रित होते हैं। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटी और रभाने की आवाज़ में समा जाता है और कहता है कि जब 30-40 कुइयों का एक पास जो घिरनियों की आवाज़ आती है तो इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि गांव से बाहर जो गोचर अर्थात गाय भैंसे चरने के लिए जानवर गए हुए हैं और वापस आते समय जो उनके पैरों और गले की घंटियों का आवाज़ आता है ऐसा सुनाई देता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद कर दिए जाते हैं और जब उनसे अपनी आवश्यकता अनुसार या जितनी उसकी क्षमता अनुसार पानी निकाल लिया जाता है तब उसके ढक्कन पुनः बंद कर करके और उसको सुरक्षित कर दिया जाता है। रात भर अगले दिन फिर कुएं आराम करेगी और रात भर फिर पानी उसमें एकत्रित होगा और अगले दिन पूरा दिन का पानी उसमें फिर एकत्रित होगा। अर्थात 24 घंटे का पानी जब स्टोर होता है तब एक बार निकलता है। रेत के नीचे जब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, जिस रेत के नीचे सब जगह तो खड़िया पट्टी पाई नहीं जाती, तो कुछ स्थानों पर नहीं है, इसलिए कुएं भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी और जहां वो पट्टी नहीं है वहां कुइयाँ भी नहीं मिलती है। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में अब पट्टी चलती है और इस कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। कहता है चूरू में, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में वो पट्टी पाई जाती है और इसलिए वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में कुइयाँ देखने को मिलती है। जैसलमेर जिले के एक गांव खरेड़ो की ठाड़ी में से तो 120 कुइयाँ थी। कहता है सिर्फ एक गांव में 120 कुइयों का निर्माण हुआ है। लोग इस क्षेत्र को 6 अर्थात 6 गुणा 20 के नाम से जानते हैं, अर्थात 6 कर करके जानते हैं। 120 कुइयों वाले गांव को 6 के रूप में प्रचलित है। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार और सिरगुल आलो पार। कहता है कुछ नाम इनके ऊपर ही रख दिए गए हैं, जैसे 2 गांवों के नाम हैं जानरे आलो पार और सिरगु आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहता है अलग अलग जगहों पे जो खड़िया परत नीचे पाई जाती है उनका भी अपना अलग अलग नामकरण है। कहीं यह चरोली है तो कहीं यह धाधड़ो। कहता है कहीं यह चलोली के नाम से जाना जाता है तो कहीं यह धाधड़ो, कहीं धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। अर्थात कहीं कहीं स्थानों पर सिर्फ खड़ी के नाम से ही बुलाया जाता है और इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुएं। और कहता है कि यह कुएं एक निर्माण ऐसा है कि जो इस खड़ी के ऊपर आकर करके और पानी को स्टोर करके लोगों को अमृत जैसा मीठा पानी, शीतल पानी देने का कार्य उस खारे पानी के मैदान में अगर कोई कर सकता है तो वह सिर्फ कुएं है और इस कुएं का श्रेय उन चेलवांजी वर्ग पर जाता है जिनको विशेष दक्षता होती है। धन्यवाद।